India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार, जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के गोली मारकर हत्या। कोर्ट के अंदर कोहराम, शूटआउट, हमलावर भिड़े। दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड रखने का दिया निर्देश। प्रशासक की नियुक्ति के एनसीएलएटी के आदेश को दी गई चुनौती। गूगल सीसीआई मामले में सीसीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, नहीं हुई कोई गोपनीय रिपोर्ट लीक, मीडिया के खिलाफ मामला दर्ज करे गूगल। राजस्थान विवाह पर नए बाल विवाह कानून का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि पेशी पर आई जितेंद्र गोगी की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये गैंगवार रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 के भीतर हुआ है। हालांकि पुलिस ने मौके पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को ढेर कर दिया। शूटआउट में 304 लोग घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स में की जाती थी। वहीं बताया भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उस पर 4 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। हरियाणा पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को शूटआउट के दौरान लोगों की मौत हुई। रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए मोस्ट वांटेड जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जितेंद्र पर हमला करने वाले हमलावर वकील के भेष में कोर्ट में आए। इसी का फायदा उठाकर कोर्ट परिसर में हमला किया गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक रिट पिटीशन पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का कहना है कि कोर्ट कैंपसेज के लिए फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉयर्स एंड द लिटिगेंट्स, उनके लिए एक स्पेशल कोई प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस से ये काम हो नहीं पा रहा है। CISF या CRPF जो भी होता है उससे भी ये काम हो नहीं पा रहा है इफेक्टिव ढंग से। तिहाड़ जेल में बंद जितेंद्र गोगी को शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। जितेंद्र दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में थे। दोपहर को कोर्ट नंबर 206 के बाहर जितेंद्र पर गोलीबारी की गई। वकील की ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिवर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं। उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया। हेयरिंग के दौरान गोगी की हेयरिंग थी, उसी दौरान हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और इसी बीच में एक हमारी इंटर्न है
उसके भी पैर में कहीं गोली लगी है, जो सुनने में आ रहा है, वो जख्मी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली के ही टिल्लू ताजपुरिया गैंग के लोगों ने ही वकील के वेश में जितेंद्र पर हमला किया है। जो 2 हमलावर हैं, उनमें से एक का नाम राहुल है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। रोहिणी कोर्ट में जिस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चली हैं और गैंगस्टर वॉर कोर्ट रूम तक पहुंच जाए, इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता सिस्टम को। ये बड़ी दुखद की बात है और जैसा कि मुझे पता लगा है, सच्चाई क्या है अभी पूरी जानकारी नहीं है, कि उसमें एक महिला एडवोकेट भी घायल हुई है। उनकी स्थिति क्या है अभी मालूम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी संगीन बात यह है कि कोर्ट रूम में इस तरीके से गोलियां चलना और 3-4 लोग मर जाएं, मार दिए जाएं इस तरीके से, ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये सिस्टम के लिए, जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वकील के भेष में आए बदमाशों पर स्पेशल सेल के जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जो कि जितेंद्र और गोगी के साथ में थे। इसी फायरिंग में दोनों हमलावर ढेर हुए। इस दौरान एक महिला वकील भी घायल हुई। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 35-40 गोलियां चली। जितेंद्र और गोगी को साल 2020 में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल सेल ने ही उसकी गिरफ्तारी की थी, तभी से उसे तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। ये पहली बार नहीं है कि कोर्ट परिसर, जज और वकीलों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। इससे पहले धनबाद जज मौत मामले पर सीजेआई तमन्ना को जजों की सुरक्षा का मसला उठाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के रिकॉर्ड को नष्ट किए जाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को क्लब के प्रशासक को अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ दिल्ली जिमखाना क्लब की सामान्य समिति को निलंबित करने और मामलों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित प्रशासक की नियुक्ति के NCLAT के आदेश को चुनौती देने वाली दीवानी अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस अपीलकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका ये है कि कोई कार्यालय में रिकॉर्ड को नष्ट करने या हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में हमारे लिए इसे संबोधित करना आवश्यक नहीं। हालांकि चूंकि सीसीटीवी फुटेज है, इसलिए हम व्यवस्थापक को कि आज से ही अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने मामले को अगले मंगलवार यानी कि 28 सितंबर 2021 के लिए पोस्ट करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष के कहने पर बहस करने वाले वकील की अनुपलब्धता के आधार पर स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जब मामले की गुरुवार सुनवाई के लिए उठाया गया तो क्लब के प्रशासक की ओर से पेश अधिवक्ता गौरी रस्तोगरा ने स्थगन की मांग की। उन्होंने, क्योंकि बहस करने वाले वकील की तबीयत खराब थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल्ली जिमखाना क्लब पर आरोप था कि केवल क्लोज ग्रुप के ही लोगों को एंट्री दी जाती है। क्लब पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं। ये भी आरोप लगाया गया था कि क्लब बनाने का मकसद स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना था, इसलिए उसके बदले क्लब की जगह का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए ही किया जाता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगाल कोयला घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय के से जवाब भी मांगा है। बताया भी जा रहा है कि न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले को 22 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता वैभव तोमर और रिद्धिमा मंधार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश ने अपेक्षित आदेश के तहत गलत तरीके से समन जारी किया है और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत अपराध को संज्ञान लेने में गलती की है। दरअसल सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता अंचल कार्यालय द्वारा PMLA के 3 और 4 धारा के तहत एक ECIR दर्ज की गई थी। मिश्रा का मामला ये था कि उनका नाम ना तो FIR में था और ना ही ECIR में। इसके बाद सीबीआई
एसीबी कोलकाता द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के विभिन्न कर्मचारियों के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि वेस्ट बर्धमान जिले के अंदर क्षेत्र में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज होल्ड क्षेत्रों में व्यापक अवैध खनन और अवैध परिवहन और कोयला की बिक्री हो रही है। पश्चिम बंगाल राज्य और उक्त ऑपरेशन अनूप माझी द्वारा चलाया जा रहा था। मिश्रा को अप्रैल 2021 में न्यायिक हिरासत में भेजा गया और मई 2021 में उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय में एक जमानत याचिका दायर की गई, जो कि वर्तमान में लंबित है। याचिका में कहा गया कि शिकायत और उसमें लगे आरोपों का केवल अवलोकन करने से पता चलता है कि तत्काल मामले में कार्रवाई का पूरा कारण पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पन्न हुआ था, न कि नई दिल्ली, और इसीलिए एलडी विशेष न्यायालय के पास याचिकाकर्ता को संज्ञान और समन जारी करने के लिए अपेक्षित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। हालांकि समन रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर अदालत ने दोनों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दीदारगंज के पास करम लीचक से पटना बख्तियारपुर 4 लेन रोड NH30 पर टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। निसंदेह भारत में प्रत्येक राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसा न करने पर यह अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन होगा। इस समय हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कारण बताने का कर्तव्य यहाँ तक कि प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में जहां कानूनी अधिकार दांव पर है और प्रशासनिक कार्रवाई कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने फैसले में कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने टोल प्लाजा की स्थापना को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा था कि टोल प्लाजा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के नियम 8 का उल्लंघन है, जो नगर पालिका या फिर नगर क्षेत्र के 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक टोल प्लाजा प्रदान करता है और किसी भी स्थिति में इसे 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर नहीं होना चाहिए। नियम 8(1) में प्रावधान है कि कार्यकारी प्राधिकारी या रियायतग्राही नगर निगम या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी से अधिक टोल प्लाजा स्थापित करेगा। पहला प्रावधान कहता है कि निष्पादन प्राधिकारी लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए रियायती ग्राही को ऐसी नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर का पता लगाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के 5 किलोमीटर के भीतर नहीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गूगल के इस दावे को खारिज कर दिया कि प्रतियोगिता प्रहरी ने एक प्रतियोगिता मामले में टेक दिग्गज के खिलाफ अपने जांच के संबंधित एक प्रतिकूल रिपोर्ट लीक की थी। CCI की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल N वेंकटेरमन ने कहा है कि उसने कोई गोपनीय रिपोर्ट लीक नहीं की है और अगर गूगल इससे नाराज है तो उसे रिपोर्ट या इसकी सामग्री प्रकाशित करने वाली मीडिया कंपनियों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। उन्होंने एक सरकारी निकाय के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए बिना इस बात पर आपत्ति जताई कि ये कैसे किया गया। गूगल की ओर से पेश हुए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CCI को छोड़कर किसी को भी गोपनीय जानकारी नहीं थी और ऐसे में उन्होंने कहा कि CCI के अलावा कोई भी इसे तीसरे पक्ष को नहीं भेज सकता है। न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने अंततः मामले को सोमवार को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। गूगल ने ये कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि CCI ने महानिदेशक के निष्कर्षों को लीक कर दिया है, जिसमें गूगल के बारे में व्यावसायिक संवेदनशील जानकारी विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में थी। गूगल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 18 सितंबर 2021 को याचिकाकर्ताओं को DG रिपोर्ट जारी होने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, रॉयटर्स और अन्य मुख्यधारा के रिपोर्ट मीडिया ने DG रिपोर्ट पर लगभग 750 पृष्ठ लंबी DG रिपोर्ट को देखने और विशेष रूप से समीक्षा करने का दावा किया था। गूगल द्वारा तर्क दिया गया ये रिपोर्ट्स ऐसी जानकारी का हवाला देती है जो कि DG रिपोर्ट के गैर गोपनीय संस्करण में प्रकटीकरण से सुरक्षित थी। राजस्थान नए बाल विवाह कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 की धारा 8 की संवैधानिक
वैधता को चुनौती दी गई है। यूथ बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि न्याय विवाह कानून बाल विवाह को सही ठहराता है। यदि बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी जाती है तो स्थिति और खतरनाक हो जाएगी। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे बाल शोषण के मामलों में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान सरकार ने बीते दिनों एक विवादित कानून पास किया था। ये कानून बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था और इस कानून के तहत अब राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। राजस्थान के इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि राजस्थान सरकार का ये कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। राजस्थान सरकार ने इस विवादित कानून को 17 सितंबर को विधानसभा में पास कराया था। बताया भी जाता है कि प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इसे सदन में रखते हुए दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बाल विवाह को रजिस्टर्ड करने की अनुमति दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता विवेक सिंह चंदेल का रुख करते हैं। विवेक, बाल विवाह के खिलाफ अर्जी में क्या कुछ कहा गया है? दरअसल ये बाल विवाह नहीं है, बाल विवाह रजिस्ट्रेशन विधेयक है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर राजस्थान सरकार बाल विवाह रजिस्ट्रेशन विधेयक को मतलब ये नोटिफाई हो जाता है, यानी कि ये विधेयक जो है मान लिया जाता है, तो उससे ये होगा कि कहीं न कहीं अगर ये देखा जाए तो पिछले दरवाजे से यह अनुमति दी जाएगी कि लोग बाल विवाह कर सकें, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो पक्का मान लिया जाएगा। इसी वजह से ये कहीं न कहीं बाल विवाह को बढ़ावा देना है, क्योंकि इस मामले में इस यूथ बार एसोसिएशन से पहले एक स्वाति गोयल शर्मा और संजीव लेवार है, इन्होंने भी एक पिटीशन फाइल सुप्रीम कोर्ट में की है, जिसमें राजस्थान में जो विवाह का रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया गया, उसको चुनौती दी गई। इसका मतलब दोनों याचिकाएं सेम है। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है, वैसे भी बाल शोषण बहुत होता है, और अगर इस रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी जाती है तो कुल मिला के जो शोषण होगा उनका बहुत हो जाएगा। और जो एनसीपीसीआर है उसने भी इसके लिए गहलोत सरकार को लिखा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये अध्यादेश वापस होना चाहिए, क्योंकि जो एनसीपीसीआर ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसमें दी है, उन्होंने कहा है कि 2020 और 2019 के बीच में जो आंकड़े हैं वो उनके में तकरीबन 2 गुने की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2020 में जहां ये आंकड़े 785 हैं, जबकि 2019 में ये 525 थे। तो ये जो आंकड़े देके चीजों को सामने रखने की कोशिश की गई है कि अगर बाल विवाह रजिस्ट्रेशन जो अधिनियम है इसको पास कर दिया गया, नोटिफाई भी कर दिया, जो कि 30 दिन में कंफर्म हो जाना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो जो बाल शोषण है वो बढ़ेगा। इस वजह से इस विधेयक को वापस होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गुजरात हाईकोर्ट ने यह रेखांकित करते हुए प्रथागत तलाक एक सामाजिक बुराई है। हाल ही में एक जोड़े ने प्रथागत तलाक के आधार पर उनके विवाह के टूटने की घोषणा करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा इसे पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया गया है। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत एक उपयुक्त आवेदन दायर करने और सहमति से तलाक की एक डिक्री के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र है और अदालत को इस तरह के आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस VD नानावटी की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि प्रथागत तलाक कुछ लोगों द्वारा ही तय किए जाते हैं और हो सकता है कि उन्हें सामाजिक विकास और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में ज्यादा जानकारी न हो। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रथागत तलाक महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सक्षम मंच के समक्ष उनके मुद्दों पर निर्णय किए जाने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं। संवैधानिक सिद्धांतों के विकास और महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कल्याणकारी कानून बन जाने के बावजूद भी न्यायालय प्रथागत तलाक को मान्यता दे रहे हैं, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय नीति सबसे अच्छी नीति है और क्षेत्रवाद एक बुरी नीति है और इसीलिए कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारे महान राष्ट्र के विकास के लिए लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना जगाना महत्वपूर्ण है। समुदाय के पंचों ने प्रथागत तलाक के माध्यम से विवाह को समाप्त करना उचित समझा और पार्टियों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रथागत तलाक को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पत्नी विदेश में बसना चाहती है और विदेशी दूतावास आप्रवासन
प्राधिकरण तलाक की प्रथागत रीत को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए कानून की नजर में पार्टियों की वैवाहिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पत्नी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक केस दायर किया, जिसमें ये घोषणा करने की मांग की गई कि तलाक की प्रथागत रीत के माध्यम से पक्षकारों के बीच विवाह को वैध रूप से भंग कर दिया गया है। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श, तलाक पर क्यों कोर्ट्स ने रोक लगाई है, हमें विस्तार से बताएं। जी बताना चाहेंगे। देखिए, इसमें गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के प्रथागत तलाक महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सक्षम मंच के समक्ष उनके मुद्दों पर निर्णय किए जाने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं और संवैधानिक सिद्धांतों के विकास और महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कल्याणकारी कानून बन जाने के बावजूद भी न्यायालय प्रथागत तलाकों को मान्यता दे रहे हैं, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही अनुमति दी जा सकती है। प्रथागत तलाक निसंदेह एक सामाजिक बुराई है। प्रथागत तलाक निसंदेह बीमार दिमाग वाले पुरुषवादी रवैये के कारण हो रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, जिसे वर्ष 1955 में अधिनियमित किया गया था, ने इस तरह के प्रथागत तलाक को मान्यता दी और अब 64 वर्षों की समाप्ति के बाद प्रथागत तलाक देने की प्रथा को तो ना अपनाया जा सकता है और ना इसका पालन किया जा सकता है। और न्यायालयों को ऐसे किसी प्रथागत तलाक को मंजूरी नहीं देनी चाहिए जिसे समुदाय के कुछ पुरुषों या पति या पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा मान्यता दी गई हो। इस तरह के प्रथागत तलाक को मंजूरी देने की स्थिति में इसके निहितार्थ बड़े होंगे और हम पिछड़ेपन की ओर बढ़ेंगे। वहीं कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि एक अच्छा राष्ट्र अकेले विकासात्मक गतिविधियों में संबंध हो सकता है। इस प्रकार अच्छे परिवार हमारे महान राष्ट्र के विकास की नींव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अलग नहीं रह सकता है। इन परिस्थितियों में एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए अवसर की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम तलाक देना, भरण पोषण आज जैसे कुछ अन्य कारकों की उपेक्षा कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, विस्तार से इस खबर के बारे में बताने के लिए। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध खनन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जब तक राज्य में अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों में भय की भावना पैदा नहीं होती, तब तक अवैध खनन की बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस पीडी आदि केसवालू की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि वे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध खनिकों के खिलाफ अपनी मशीनरी का कड़ाई से इस्तेमाल करें। बेंच ने इस प्रकार रेत के खनन पर अंतरिम रोक को बढ़ाते हुए आदेश दिया और कहा कि तत्काल मामले को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य याचिकाएं भी जिसमें पूरे राज्य में अवैध के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि वास्तव में इस राज्य में किसी भी प्रकार और किसी भी प्रमुख राजमार्ग की आप यात्रा करें और आपको बड़े पैमाने पर हो रहे खनन कार्यों का पता चलता है। सभी जगह चट्टाने और पत्थर तोड़े जा रहे हैं। इस संबंध में न्यायालय ने कहा है कि ये आवश्यक है कि प्रतिवादियों, विशेष रूप से वे प्रतिवादी जिन्हें इस आदेश के अनुसार जांच करने का कार्य सौंपा गया है, गिरफ्तारी के लिए कानून के अनुसार तत्काल उचित कदम उठाने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। राज्य में कहीं भी या जब भी अवैध खनन होता है, अंत में राज्यों को किसी व्यक्ति द्वारा की गई अवैध उत्खनन की सीमा का आकलन करने और जुर्माना लगाने के साथ साथ उसके बराबर धन की वसूली करने के लिए कहते हुए कोर्ट ने कहा कि ये राज्य के अवैध या अनुमति बिना हो रहे खनन को रोकने से संतुष्ट हो जाने भर से नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो अवैध खनन में लिप्त है उसे इसकी भरपाई और कार्रवाई की जाए। दरअसल वहीं एक अन्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकारों को राज्य में अवैध खनिजों और खदानों मालिकों के साथ ही परिस्थितिजनक के शरण में योगदान के लिए मुआवजे की वसूली के लिए कदम उठाने का निर्देश भी दिया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.